हेलो एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल वीडियो फॉर ऑल दोज पीपल जिनको लगता है कि उनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन नहीं निकलने वाला, या सबसे डिफिकल्ट सेक्शन अगर कोई कैट में आता है तो वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिनको हम बोलते हैं क्वांट। अब क्वांट क्यों नहीं निकलेगा? जब तक तुम अपने पढ़ने का तरीका नहीं चेंज करोगे। टिल द टाइम यू डू नॉट चेंज द वे यू स्टडी फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेलरेट योर गिवन पेस। सिंपल सी बात, अभी तक आपने जो कुछ मैथ पढ़ा हुआ है, भले वो कैट के लिए हो या स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या डिग्री लेवल पे हो, वो आपने प्रोसेस ओरिएंटेड मैथ पढ़ा हुआ है, जो फॉर्मूलाज, थ्योरम्स, इक्वेशंस बना बना के आप सॉल्व करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स की, जो है कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे सामने पहली चीज जो आती है वो है फॉर्मूला, उसके बाद थियरम, उसके बाद हम लिंक करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट अगर आप लीनियर तरीके से जाए, पहली चीज जो आपके काम में आएगी वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को हम लगा लगा के अगर पढ़ें तो शायद हो सकता है कि आप फॉर्मूलाज, एक्सेप्शंस और डेविएशंस खुद बना पाए। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वीडियो, दिस इज गोइंग टू बी लेंथी वीडियो, आई एम टेलिंग यू अपफ्रंटली। सो कम से कम 20-25 मिनट का टाइम निकाल के बैठो तो ही आप पूरा समझ पाओगे। हाँ, लेकिन अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया, अच्छे से समझ पाए, देन आप आराम से कैट एग्जाम की तरफ इजीली मूव हो सकते हैं एंड क्रैक भी कर सकते हैं इसी तरीके से। परफेक्ट। बिफोर आई टेक अप दी कॉन्सेप्ट्स, दो चीजें जो हाईलाइट मुझे करनी है। एक है कि भाई गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके अगर आपको लिंक मिलता है व्हाट्सएप क्लास का, जो रात में 11 से 12 बजे तक होता है, तो प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप नाइट क्लास ग्रुप, जहां पे सारे टॉप मेंटर्स अवेलेबल होंगे रात में 11 से 12 बजे तक, और आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे साथ में। इसके अलावा डू सब्सक्राइब टू द गिवन चैनल, क्योंकि भाई साहब मंडे से लेके संडे तक रात में 8 से लेके 9 बजे तक वी कम लाइव एंड विल टीच यू ऑन द यूट्यूब आल्सो। तो आपके सारे इंपॉर्टेंट कैट क्वेश्चंस, मेंटरशिप, मैनेजमेंट, हर चीज का ज्ञान आपको यही मिलने वाला है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू द गिवन चैनल। लेट्स कम टू द कंटेंट। अब हम बात करते हैं कि भाई आइडियली कैट होता क्या है। आई गेस मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता है कि कैट का सिलेबस क्या है। यू हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यू हैव वर्बल एंड यू हैव लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। जो हमारा अभी का वीडियो है वो स्पेसिफिकली हम बात करने वाले क्वांट सेक्शन की, जिसमें 34 क्वेश्चन आने वाले हैं और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। भाई साहब, पहली बात तो ये, लोगों को लगता है 34 मिनट्स 1 घंटे का टाइम, सो रफली मुझे 1.5 मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, या 1.5-1.7 मिनट्स के अंदर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं वो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आउट ऑफ 34। मतलब ये कि कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन तो ये वो क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन हैं, जो वो भी स्क्रीन आउट कर देते हैं। मतलब ये तो करना ही नहीं मुझको। पहली बात ये कि आप डिफाइन करो कि आपको कौन से लेवल के कॉलेज में जाना है। आइडियली अगर आप 15 से 16 क्वेश्चंस के बीच में सही निकाल पाते हैं विद ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ एक्यूरेसी, तो आप 95 से 97 परसेंटाइल के रेंज में आते हैं। For others, it is about 34 questions in 1 hour. For you, it is about 15 questions in 1 hour of time. भाई साहब, आपका टाइम तो यही डबल हो गया, जहां पे आप हर क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 4 मिनट मिलता है। होगा ये कि पहली बात तो ये कि क्वेश्चन देखिए मुझे स्क्रीन करना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन इजी है तो इसको मैं राउंड 1 में डालूं, स्लाइटली डिफिकल्ट है तो इसको राउंड 2 में डालूं, बहुत नेक्स्ट पे इम्पॉसिबल है तो यहाँ पे क्रॉस मार दूं। ऐसे कितने राउंड 1, राउंड 2 क्वेश्चंस मैं कर पाऊं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोमिनेंसी ऑफ क्वेश्चन व्हिच कम्स इन द कैट एग्जाम फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टिकल, मैं ये डिसाइड करूंगा कि कैसे वो 15 से 20 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करूं और इसके पीछे अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करूं, ताकि मेरे नंबर बन जाए कैट एग्जाम में 97 परसेंटाइल प्लस। परफेक्ट। बात करते हैं कंटेंट की। आपको पता ही है कि जो कंटेंट आने वाला है वो है अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ। मॉडर्न मैथ में क्या क्या चीजें आती हैं? पीएनसी आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा एंड सेट थियरी आएगा। ये 3 चीजें आने वाली हैं। अब मैं पूछूं कि क्या ये कंटेंट आप पहली बार जीवन में देख रहे हो? यू ऑल विल से नहीं दोस्त, ये तो मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ। ये सब चीजें मैंने क्लास 9th और 10th में की हुई है। हो सकता है उस टाइम लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी इजी थी, कॉन्सेप्ट थोड़े इजी थे, तो अब क्या होने वाला है? पहली बात ये, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये सेम ही रहने वाला है। एक ही चीज होगी, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो ऊपर जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ऊपर होगा, बट कॉन्टेक्स्ट सेम ही रहेगा, कुछ अलग चेंज नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं वही सब चीजें वापस से काम में आने वाली है। तो अगर क्या सब चीज वही अगर काम में आने वाली है, so what new should I do to make sure that my quantitative aptitude section gets cleared is the question which you will have in your mind. As I told you, the kind of math that you have dealt with in class 9th and 10th was more inclined towards formulas, theorems and properties. यहाँ पे कहीं भी concepts आपने अच्छे से नहीं किए हुए हैं। Okay? अब अगर मैं बात करूं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं,
सो तीन चीजें जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक है कॉन्सेप्ट, conceptually you have to be good at each and every topic. Second is your calculation speed, कि आप कितने जल्दी क्वेश्चंस का जो कैलकुलेशन पार्ट है जल्दी कर सकते हैं. एंड थर्ड इज एप्लीकेशन, क्योंकि हर क्वेश्चन जो कार्ड का है वो एक स्टोरी फॉर्म में आएगा. वी नीड टू डिकोड द स्टोरी एंड देन सॉल्व द हिडन मैथ व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन दिस. इन तीन चीजों पे अगर आपने काम किया, मैं आपको तीनों का एग्जांपल भी देने वाला हूँ, नॉट टू वरी अबाउट दिस, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इस तीन चीजों पे ही काम करना है ताकि आप आराम से कैट का सिलेबस पढ़ सकें. The only thing, my only and humble request to all of you is change the approach for the exam, the way you deal with the questions. You will see the same question you are able to solve faster with a good accuracy also. तो अभी हमारा जो पूरा का पूरा जो वीडियो जाने वाला है, ये बनने वाला है अप्रोच की तरफ, कि कैसे हम अपने ओरिएंटेशन को सही करें. I guess this is also one of the important slide which I want to show it to you. ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की है इसके बारे में. ये वो है कि आपको ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल मार्क्स कितने लेके आने पड़ेंगे रफली. अगर आप टॉप 6 आईएम्स की बात करना चाहते हैं तो आपको रफली आपको कम से कम 150 के ऊपर का स्कोर निकालना पड़ेगा. और अगर मैं क्वांट की बात करूं, रफली 1/3 50 मार्क के आसपास स्कोर करना पड़ेगा. बाकी मार्क्स आप वर्बल एंड एलआरडीआई से भी निकाल सकते हैं. मिड लेवल कॉलेजेस ऑफ आईएम्स में जाना है तो आपको कम से कम 125 से 130 मार्क के बीच में स्कोर लाना पड़ेगा, जहाँ पे 40 से 45 मार्क्स भी अगर आप ला पाए तो भी बहुत अच्छी बात है. बॉटम 6 आईएम्स के जो समय मुंबई, तापमी, ग्रेट लेक्स टाइप कॉलेज में जाना है तो भाई यहाँ पे 90 परसेंटाइल निकालना पड़ेगा. 90 परसेंटाइल के लिए 100 मार्क निकालने पड़ेंगे. 100 आउट ऑफ 300 इज जस्ट 1/3, मतलब दोस्त अगर आपने 30 मार्क भी निकाल लिए, 10 क्वेश्चन सही कर लिए, 10 से 11 सवाल, तो भी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 90 परसेंटाइल बन सकता है आराम से, अगर पेपर मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी से आया तो. सो ये तो क्लाइमैक्स है, ये तो मेरे जहन में होना चाहिए. दिस शुड बी इन माई in front of my eyes whenever I study, whenever I give a mock, कि मुझे expectation क्या है, what should I do, how much should I get in the given mock or the given CAT examination. अब आते हैं आइडियली हम प्रिपरेशन की तरफ. As I told you, तीन चीजें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी. यहाँ पे मैं इस वीडियो में CAT के ओरिजिनल क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअली ये पता चले कि भाई पढ़ना कैसे, क्या करूं मैं. सो पहला है कॉन्सेप्ट, सेकंड है कैलकुलेशन स्पीड, और तीसरी चीज जो मैंने आपको बोली वो है एप्लीकेशन. वो क्या है? एप्लीकेशन. क्योंकि कैट क्या करेगा, कैट पुराने क्वेश्चंस को घुमा के मतलब वो पैटर्न और फॉर्मेट, दो चीजों को चेंज करेगा और आपको नया क्वेश्चन दे देगा. आपके हिसाब से आपको लगेगा दोस्त यार ये तो एक नया सवाल है, इसका एक नया अप्रोच होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा. सेम कॉन्सेप्ट से ही भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं. सो लेट्स टेक इट वन बाय वन. मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप इस वीडियो को आप एंड तक देखें और कुछ सीखें इससे. ओके, लेट्स सी द कॉन्सेप्ट. नाउ अगर मैं सबसे प्री बेसिक टॉपिक की बात करूं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आने वाला है, वो आएगा अरिथमेटिक का एक चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज. क्या है? एवरेज. अब मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज एवरेज, 10 में से 10 लोग बोलेंगे यार एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू. नो डाउट ऑल ऑफ यू आर राइट, बट दिस इज अ टेक्निकल फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एवरेज. दिस इज नॉट द कांसेप्ट ऑफ एवरेज, राइट. कुछ लोगों ने जो एनालिटिक्स में काम कर चुके हैं शायद उन्होंने इस चीज को समझ सकते हैं जो मैं अभी बताना चाहता हूँ. नहीं तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये दोस्त, कॉन्सेप्ट से आपको आधा टाइम लगेगा, फॉर्मूला से आपको डबल टाइम लगेगा टू सॉल्व द क्वेश्चंस. मान लो कि अगर मैं आपको तीन वैल्यूज देता हूँ, 70, 77 और 87. देयर आर थ्री वैल्यूज, 70, 77 एंड 87. एंड इफ आई आस्क यू भाई साहब बताओ उसका एवरेज क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस. मेनी ऑफ यू विल डिवाइड द वैल्यू, सम द वैल्यू एंड डिवाइड बाय 3. नो डाउट ऑल ऑफ यू वुड बी राइट. But on the other side, if I give you values, let's say मैं आपको तीन वैल्यू देता हूँ, 80, 80 and 80. The other three values are 80, 80 and 80. And if I ask you, भाई बताओ average कितना होगा? Then possibly all of you will say, that this time the average is how much? The average is going to be 80 only. क्यों ऐसा? क्योंकि आप बोलोगे यार कि यहाँ तो यार हर चीज जो वैल्यू है, हर एक वैल्यू जो है वो सेम ही है, हर एक वैल्यू 80 है तो आंसर सेम ही होगा. सो कॉन्सेप्चुअली आप बोलना चाहते हैं कि अगर वैल्यू सेम है, if all the values are same, the average will be same, right? So if in case the values are unequal, like in the previous above question, what I have to do, I have to normalize the values. How do I normalize the value? So अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देखेंगे, अगर ये एवरेज की लाइन है, so कुछ वैल्यूज अबव एवरेज है और कुछ वैल्यूज बिलो एवरेज है. मुझे इन दोनों वैल्यूज को मिलाना है, क्योंकि if all the values can come on the same point, you can get the value of average, right? By doing it, जिसके पास भी ज्यादा है एवरेज से, उसको लेके मैं बिलो एवरेज वाली वैल्यूज को देता जाऊंगा. मान लो इस क्वेश्चन में 80, 80, 80 और 84 दे दिया मैंने आपको. अब पूछा बताओ यार इसका एवरेज क्या होगा.
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो नेक्स्ट वैल्यू भी 80 हो। अगर लास्ट वैल्यू भी 80 हो तो चारों का एवरेज कितना होगा, 80 ही होगा। बट जो लास्ट वैल्यू हो विजिबल है कि ये 4 ज्यादा है, इट्स 4 मोर। एंड हाउ मेनी नंबर्स डू यू सी हियर, देयर आर 4 नंबर्स। व्हाट हैपेंस इफ यू डिवाइड 4 rupees among 4 people, each one will get 1. So initially you gave 80 to each, then you gave 1 to each and the answer became 81. So हमने क्या किया, नॉर्मलाइज किया और डिस्ट्रीब्यूट किया वैल्यूज को। तो हमने अज्यूम किया, मान लो अगर यही चीज को अगर मुझे ऊपर वाले वैल्यू में देखना है जहाँ पे वैल्यूज जो है वो 70, 77 और 87 है, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी सेम ही है, द क्वेश्चन इज स्टिल द सेम, द क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर देता हूँ कि ये एवरेज है जो सब में कॉमन होगी। अगर तीनों 70 पे होती तो आंसर होता 70, but it is visible to you that the second value is 7 more and the third value is 17 more. So what is 17 plus 7? 17 plus 7 is 24, और तीन लोग हैं, 24 among 3 will give you how much? 8. So 70 plus 8 becomes how much? 78. So my average becomes 78. हमने क्या किया, हमने वैल्यूज को अज्यूम किया कि एक एवरेज है और उसके बाद डेविएशन निकाला कि बाकी वैल्यूज कितने ऊपर है। तो आप ये समझे कि कॉन्सेप्चुअली जो हर एक वैल्यू जो एवरेज को बढ़ाता है उसमें दो कंपोनेंट है, एक है एवरेज का और एक है अबोव एवरेज का। फॉर एग्जांपल द वैल्यू 84 हैव टू कंपोनेंट, वन इज 4 एंड सेकंड इज 80, राइट? वन इज 4 एंड सेकंड इज 80। व्हाट डिड यू डू विद दिस 4? आपने क्या किया इस 4 के साथ, आपने इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया। आपने क्या किया, आपने इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट, ताकि वैल्यू सेम हो जाए। इसी के बेसिस पे मान लो कि अगर मैं आपको कुछ एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेट्स सी देयर इज अ क्लास 10th A, लेट्स सी देयर इज अ क्लास 10th A, और इस 10th A में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इज 30। द क्वेश्चन सेज इन द क्लास 10th A there are 30 students who are studying and the average age of the class is 15 years. The average age of the class is 15 years. The question says there's a teacher who's standing outside the class. I repeat, there's a teacher who's standing outside the class. When the teacher's age is counted in the class, the average of the whole class including teacher and students goes up by 1 year. मतलब पहले 15 था, बाद में कितना हो गया, 16। इस केस में बताओ कि टीचर का एज कितना है। Any question which comes in the management exam will have a mathematical approach and will have a logical approach. हम बात करते हैं पहले मैथमेटिकल अप्रोच की, जहां पे आपने बोला कि एवरेज इज सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो सम क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ वैल्यू। क्वेश्चन बोलता है कि अगर 30 लोग हैं और 30 लोगों का एवरेज 15 है, तो sum total of all the age will be how much? 450. If I include the teacher's age, which I am assuming it to be as X, the new average becomes 16 because it is one more and now there are 31 people. 16 into 31 becomes 496. So आप बोल सकते हैं the age of a teacher is 496 minus 450 which is 46. भाई ये तो हो गया मैथमेटिकल अप्रोच, जिसको करने के लिए लगभग 1 मिनट जाएगा। ऑब्जेक्टिव अगर आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका IQ अच्छा है, तो आप इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं। 10 सेकंड, आई माई राइट। मतलब ये कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोलता है ओरिजिनल एवरेज कितना है, 15, और न्यू एवरेज कितना हुआ, 15 प्लस 1 विच इज, न्यू एवरेज इज 15 प्लस 1 विच इज 16। तो 16 तो एवरेज हुआ, राइट? नाउ इफ आई आस्क यू, बताओ कि टीचर इज मोर देन 16 और लेस देन 16, ऑल ऑफ यू विल से टीचर इज मोर देन 16। व्हाटएवर इज मोर देन 16 विल बी कॉल्ड एज अबोव एवरेज, जिसका काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पहले देखा हुआ है। अब यहां से पता चला कि क्वेश्चन बोलता है कि टीचर ने एक दिया, टीचर गेव अवे 1 to each, but how many such each were there? There were 30 such people. So teacher gave away 30 in all distribution. So above average is 30, 30 more than 16. The answer will still be 46. तो आप खाना ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, बात तो यही है, बस बात पर ये पता होना चाहिए कि पसंद क्या है और एट द सेम टाइम इजीली क्या डाइजेस्ट हुआ। जो चीज इजी लगती है, जो आप कॉन्सेप्चुअली संभाल सकते हो, जिस चीज का एप्लीकेशन लगा सकते हो, वैसे ही करोगे आप इस क्वेश्चन को। इसी के ऊपर मान लो कि अगर मुझे एक और क्वेश्चन अगर आपको देना हो, इफ आई हैव टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, बहुत इजी तरीके से अगर इफ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, लेट्स से द क्वेश्चन सेज द फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक, आई रिपीट, द फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक व्हिच इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे have the average temperature for 26 degrees Celsius, and the second, third and the fourth day, Tuesday, Wednesday and Thursday, have the average temperature for 28 degrees Celsius. तो पहले 3 दिन का एवरेज 26, नेक्स्ट 3 दिन का 28, और क्वेश्चन बोलता है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 30 है। सो बताओ टेम्परेचर ऑन मंडे इज हाउ मच, द टेम्परेचर ऑन मंडे इज हाउ मच इज द क्वेश्चन।
हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एवरेज का कॉन्सेप्ट जो अगर आपको पता हो तो आप बोलेंगे कि सारी वैल्यूज को सेम बनाना है. सो इफ Tuesday, Wednesday and Thursday is on 28, if all of them individually will be on 28, the answer would have been 28. But are all of them on 28? No. Thursday is more than average, right? तो certainly अगर कोई values average से ऊपर है तो कोई below भी average होगी. Perfect. मतलब ये कि अगर Thursday 2 ज्यादा है average से, so together Tuesday and Wednesday would be 2 less than the average. क्योंकि तभी तो +2 और -2 nullify होगा. अब अगर 2 निकालना है Tuesday and Wednesday से, तो I'll be taking 1 from each. 1 from 28 if I remove, the value will become 27 and 27. ऊपर वाले इक्वेशन में भी अगर मेरे पास Tuesday and Wednesday कॉमन है, so I'm going to put 27 and 27 right at there above the value. और ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा है कि Monday, Tuesday and Wednesday should be on 26. बट दोस्त आपको लग रहा है कि Tuesday and Wednesday is more than average, क्योंकि यहाँ 26 है, यहाँ पे एक्चुअली 27 है. तो आप पूछोगे कितना ज्यादा है. ये दोनों मिला के एक और एक ज्यादा है, सब मिला के 2 ज्यादा है. So if Tuesday and Wednesday is 2 more, dude, Wednesday would be just 2 less than the average. 2 कम कर दूंगा अगर 26 से, the answer will become 24 and that's what the answer is. आसानी से कॉन्सेप्ट्स लगा लगा के आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है. कोई ज्यादा हार्ड लेवल की एप्लीकेशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं. इसी लेवल पे आपको क्वेश्चन को समझना पड़ता है. अब आप बोलेंगे यार ये तो बहुत बेसिक लेवल का हो गया, बताओ कैट में क्या होता है. कैट, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की, जो तीसरा स्टेज था, कैट के सारे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मान लो सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको ये क्वेश्चन फॉर्मेट जो है वो 4 लेवल पे बांटेगा. सेम क्वेश्चन 4 टाइप के आते हैं. एक है नंबर बेस्ड क्वेश्चन, एक है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एक है वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन और एक है नंबर डायग्राम वेरिएबल एंड वर्ड बेस्ड क्वेश्चन. I repeat, same question, one given question can come in 4 formats, which is number, diagram, variable and words. इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस भी जाएंगे, पीछे भी आएंगे, बट आई विल इंश्योर कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आए कि आप पढ़ोगे कैसे. परफेक्ट. तो 4 लेवल के क्वेश्चन आएंगे एक ही कॉन्सेप्ट पे, जो है आपका नंबर, डायग्राम, वेरिएबल एंड वर्ड्स. आप बोलोगे यार ये तो मुझे कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी, करते क्या है इस चीज को. चलो 2012 में एक लेवल का क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन था x plus y is equal to 7. The question is x plus y is equal to 7 and the question is how many positive solutions, how many non-negative solutions, let's say how many non-negative solutions are possible for x and y. non-negative मतलब कि 0 से लेके आगे तक. ठीक है. इस क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है. ओरिजिनल जो क्वेश्चन आया था वो कुछ यूं सा था, a plus b plus c plus d is equal to 2007. How many non-negative solutions are possible for A, B, C, like this. ठीक है. आपको इसी को मैं छोटा लेवल पे बता रहा हूँ अभी कि x plus y is equal to 7 और इसको सॉल्व भी नहीं करना है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप मुझे ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन है ये आप कौन से कैटेगरी में डालोगे. इज दिस अ नंबर बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन या वर्ड बेस्ड क्वेश्चन. आप बोलोगे यार x and y आर वेरिएबल, सो दिस सीम्स टू बी अ वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. कैट 2008 का जो सवाल था वो कुछ यूं सा था, x plus y raised to 2008. अगेन मैंने ये जो x और y के वेरिएबल्स हैं इसको मैंने कम किया हुआ है. एक्चुअल क्वेश्चन इज a plus b plus c plus d raised to 2008, बट जो फॉर्मेट है वो सेम ही है. क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स, आई रिपीट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y raised to 2008. अगर जिसने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है बाइनोमियल एक्सपेंशन से. x plus y raised to 2008, ये कैट 2008 का सवाल है. परफेक्ट. तो ये क्वेश्चन भी आप किस बोलेंगे, ये भाई साहब पहली बात तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, राइट. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है. तो टॉपिक अलग अलग, आप सोचोगे यार पढ़ने का तरीका भी शायद अलग अलग होगा, अप्रोच भी अलग अलग होगा. कोई नहीं, ये दोनों क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है. आप पहली बात इसका फॉर्मेट देखो. आप बोलोगे फॉर्मेट अगर मैं देखूं तो शायद ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है या एक वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है. या तो एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन होगा या तो एक वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होगा. नो डाउट, ऑल ऑफ यू कुड बी राइट. अगेन 2015 में एक सवाल आया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. जिन लोगों ने पिछले साल के पेपर्स किए हुए हैं वो शायद लॉजिक लगा पाएंगे कि क्या बोलना चाहता हूं मैं यहाँ पे. दे मेड अ डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ मेज. ये एक मेज के तरीके से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे. परफेक्ट. ठीक है. चलो, बोलता है क्वेश्चन कि ये एक मेज है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट पे एक आदमी है. आई रिपीट, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट पे एक आदमी है ए, और इस बंदे को ए से लेके बी तक पहुंचना है. द क्वेश्चन इज
In how many positive ways? In how many positive ways can a guy who's standing on A can reach to the point B? In how many positive ways a guy who's standing on point A can reach to a point B? मतलब मान लो अगर मैं यूं गया नीचे और यूं गया ऊपर तो ये एक तरीका हुआ, इससे कितने तरीके हैं? Now tell me one thing, आपको क्या लगता है ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं ये तीनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग है? आई रिपीट, जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया हुआ, डू यू थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन जो नीचे आया हुआ है या ये क्वेश्चन अलग है? आपको ये अगर मैं बताऊं ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पीएनसी का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊं कि ये किसी तरीके से डिकोड करूं कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है तो शायद बहुत सारे लोग शॉक में भी आ जाएंगे कि कैसे हो सकता है ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग दिख रहा है बट ये क्वेश्चन एक है। लेट मी टेल यू, ये सब फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट जो है सम ऑफ सम नंबर इज इक्वल टू सम नंबर, ये क्वेश्चन नंबर बेस्ड क्वेश्चन में, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन में और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है। लेट्स सी द लिंक, जस्ट 10 seconds more and you will understand this. मान लो if I go here horizontally, this is my step number 1, step number 2, 3, 4, 5, 6 and 7. If I change my way 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, मतलब ये कि दोस्त आप कहीं से भी जाओ आपको सब मिला के कितने स्टेप चलने हैं? सब मिला के 7। या तो आप सीधे जा सकते हो यहाँ पे विच इज हॉरिजॉन्टल, या तो आप अपवर्ड जा सकते हैं वर्टिकल। आप देखोगे किसी भी वर्टिकल में आप सीधे, या तो पहली बात तो ये पॉजिटिव स्टेप्स बोला है मतलब मैं पीछे नहीं आ सकता, तो किसी भी जंक्शन से आप या तो हॉरिजॉन्टल जाओगे या तो वर्टिकल आओगे। सो क्वेश्चन बोलना चाहता है इन हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेज कैन यू गो 7 स्टेप्स। अब क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं h और v को चेंज कर दूं x plus y is equal to 7, do you think the way to solve these questions would change? ये कभी चेंज नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, 10 में से 10 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो टॉपिक्स के पीछे डाल देंगे बिना कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज लेट्स फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद पिछले साल के पेपर्स और मॉक टेस्ट जैसे जैसे आप देते जाओगे वैसे वैसे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता जाएगा कि सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कैसे आ जाता है। माई ऑब्जेक्टिव पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो इज नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, बट नहीं कर सकते तो बेटा सोके, लेकिन सोचने का तरीका चेंज करो, आराम से पेपर क्रैक भी होगा। तीनों अलग, आप सोचोगे यार नंबर सिस्टम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3 चैप्टर्स अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, शायद सेम अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व यूज करके आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो वी हैव सॉल्व्ड बाय ज्योमेट्री क्वेश्चंस बाय यूजिंग अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स आल्सो। नहीं देखे हुए तो जाओ भाई पूरे यूट्यूब के वीडियोस देखो, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। परफेक्ट, तो ये था एप्लीकेशन का पार्ट। सेम चीजें अलग अलग लेवल पे कैसे आ सकती हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आगे भी जाऊं यहाँ पे देखो, कैट में या मैनेजमेंट एग्जाम्स में मैथ देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि दे वांट टू सी हाउ कंफर्टेबल आर यू विद नंबर्स, दैट्स इट। ये नहीं देखना चाहता कोई कि आपको कितना जल्दी आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। द काइंड ऑफ मैथ दैट यू विल डू इन योर एमबीए, द काइंड ऑफ मैथमेटिकल लेट्स से द न्यूमेरिकल एनालिसिस व्हिच यू विल डू इन योर कॉर्पोरेट जर्नी एमबीए के बाद विल बी वे मच मोर एग्जॉस्टिव। वो तो उससे भी डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको चीजों के अंदर अडैप्ट होने के लिए एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, राइट? तो एक थंब रूल आपको बताता हूँ जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। ये भी पिछले साल का कैट पेपर का ही क्वेश्चन है। द थंब रूल इज, जो लोग नहीं सोचते इस तरीके से, when you read a question read the options along with the question. I repeat, when you read the question read the options along with the question, क्योंकि अगर आप सही जवाब नहीं निकाल सकते, eliminate certain answers which are wrong. I repeat, eliminate certain options which are wrong. मान लो अगर ये क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना पड़े, द क्वेश्चन बोलता है AB and CD are 2 digit values, AB into CD is a 2 digit value, जिसको मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू बनी 1073। जब टर्म्स को इंटरचेंज किया, AB को BA ले लिया, BA into CD is giving me 2117, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ AB plus CD, AB plus CD। देखो ये क्वेश्चन को आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, AB and CD तो मुझे यहाँ भी मिल जाए, तो हो सकता है इसको बिना यूज के भी आप आंसर निकाल सकते हो। द स्टैंडर्ड वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज बाय फैक्टराइजेशन। आप आइडियली 1073 को फैक्टराइज करो, आपको फैक्टर्स मिलेंगे, फैक्टर्स को 2 पेयर में क्लब करो, आंसर मिल जाएगा आइडियली। लेकिन करने के लिए 4 से 5 मिनट जाएगा अगर आप एवरेज लेवल के स्टूडेंट है, इतना टाइम तो है नहीं अपने पास। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ऑप्शन को एनालाइज करेंगे। लेट मी टेल यू, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं कैट एग्जाम में, लेट मी से the most difficult kind of question which comes in the CAT examination are technically based on concepts which are even number, odd number, prime number
एंड योर लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट। ये तीन चीजें आपने स्कूल में की हुई है। अब ये गिवन क्वेश्चन जो है वो या तो इवन नंबर ऑड नंबर कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप सॉल्व कर सकते हैं किस चीज से, या तो मैं लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकता हूँ इस चीज को। दोनों में से कोई भी चीज आपको लेके आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। ओके, अब मुझे ये पता है कि अगर मैं कोई भी एक इक्वेशन ले लूं आपका ए बी इंटू सी डी, इसको मल्टीप्लीकेशन के बाद वैल्यू बनी 1073, ये वैल्यू जो है वो ऑड है, राइट। सो जो प्रोडक्ट मिला है वो ऑड है, तो ये जो दो वैल्यूज हैं ए बी एंड सी डी, ये हो सकता है कि दोनों के दोनों इवन हो, या तो ये हो सकता है कि एक इवन एक ऑड हो, या तो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों ऑड हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को पॉज करके देखोगे, अगर आप दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा। तो अपने को तो ऑड वैल्यू चाहिए, तो ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं एक इवन एक ऑड लूं तब भी रिजल्ट इवन ही आएगा, एंड अगर मैं दो ऑड वैल्यूज लूं तब जाके मुझे एक ऑड वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट। मतलब ये कि अगर प्रोडक्ट ऑड है तो जो कंस्टिट्यूएंट नंबर्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं वो क्या होंगे, वो ऑड ही होंगे। अगर आपको ये लॉजिक समझ गया तब तो भाई 5 सेकंड का गेम है। अब आपको पता है ए बी जो वैल्यू है ये भी ऑड है, और सी डी जो वैल्यू है ये भी ऑड है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि बताओ ए बी प्लस सी डी कितना है, क्वेश्चन ये है कि बताओ क्या तुम दो ऑड वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। दुनिया में किसी भी दो ऑड वैल्यूज को अगर आप ऐड करोगे तो आपको जो रिजल्ट है वो इवन ही मिलेगा। इवन इफ आई टेक 5 plus 7 दिस विल बिकम 12, दिस इज आल्सो इवन। मतलब ये देखना है कि चारों ऑप्शन में से इवन कौन सा है। द आंसर इज 66। अगर कोई लोग सोचना चाहते हैं कि यार यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएं, 64 आ जाए तब मैं क्या करूंगा, या 62 आ जाए तो क्या करूंगा, तो आप लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो। लास्ट नंबर 3 है तो ये आप खुद से करो, चाहिए तो लास्ट डिजिट अगर 3 है, दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लास्ट में 3 चाहिए तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अगर एक नंबर 9 माइंड हो रहा है और एक नंबर 7 माइंड हो रहा है, 9 7 63, 9 7 63, लास्ट में 3 देगा। लेकिन अगर मैं उन्हीं दो वैल्यू को ऐड करूं, एक जो 9 माइंड हो रहा है और एक जो 7 माइंड हो रहा है, 9 plus 7 will become 6, the last number would be 6, there's only one value ending in 6, so my answer will be 66 only। तो भाई साहब उस लेवल का मैथ तो मुझे लगाना ही नहीं है पेपर में जिस लेवल का आप सोच रहे हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, जितना डिफिकल्ट आपको लगता है उतना डिफिकल्ट ये पेपर है भी नहीं। कुछ क्वेश्चंस दिखाने के लिए बहुत तगड़े होते हैं। दिस इज कैट 2010 क्वेश्चन, लेट मी रिपीट, दिस इज कैट 2010 क्वेश्चन। द क्वेश्चन बोलता है आपको x और y का रिलेशनशिप दिया हुआ है, जब x 1 था तो y 4 था, जब x 2 था तो y 8 था, जब x 3 हुआ तो y 14 हुआ, जब x 4 हुआ तो y 22 हुआ, जब 5 था तो 32, 6 हुआ तो 44, लाइक दिस। और क्वेश्चन पूछा इन द अबोव टेबल फॉर suitably chosen constants a, b and c, which of the following best describes the relationship between x and y, राइट। तो मुझे इक्वेशन बना बना के सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन या कोई पॉलिनोमियल के फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, आपको जज करना पड़ेगा क्वेश्चन देखते हुए। बट लेट मी टेल यू, कोई भी इक्वेशन हो, आपको इक्वेशन तो पता है ना इक्वेशन बनती कैसे है। आप जो भी ऑप्शन है उसको देखिए तो समझ में आ रहा है कि इक्वेशन कैसे बनेगी। जिन लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशन का लाइन कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, राइट। जैसे अगर जब वैल्यू 1 थी तो वैल्यू 4 हो गई, जब वैल्यू 2 थी x की तो y की वैल्यू 8 हुई। तो ये दो टर्म्स को देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि ग्राफ स्ट्रेट ही बनेगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो x की वैल्यू जब 3 होती तो y 12 होता, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं है, तो ये तो देख के ही समझ में आ रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। सो दिस इज नॉट the equation of a straight y is equal to a plus b, this is not the equation of a straight line, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट तो मेरे पास पता है कि ये नहीं हो सकता, राइट। लेकिन अगर मैं गौर करूँ वैल्यूज को देखते हुए, जब अगर x 1 है तो y 4, 2 हुआ तो 8, 3 हुआ तो 12, 4 हुआ तो 16, आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन सकता है इस चीज से, राइट। लेकिन अगर मैं वैल्यूज का डिफरेंस देखूं यहाँ पे, सो 1 और 3 का डिफरेंस, 1 और 4 का डिफरेंस इज 3, 8 एंड 2 का डिफरेंस इज 6, 12 and 3 का डिफरेंस इज 9, 16 and 4 का डिफरेंस इज 12, 3, 6, 9 and 12। क्या आपको लगता है ये जो नंबर्स आपको एक पैटर्न में मिला, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है? यू विल से यस, क्योंकि सारे वैल्यूज के बीच में कॉमन डिफरेंस इज सेम, जो है 3 का, राइट। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब आज से ये है, जब जब द डिफरेंस इन द वैल्यूज फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट्स गोइंग टू बी अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इट्स गोइंग टू बी एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जब जब वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा
तब तक आप बोलेंगे कि ये जो लाइन बनेगी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन यहाँ तो ये नहीं दिख रहा है, तो अब क्या होगा? अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में आने के लिए डिग्री चेंज होती है, राइट? डिग्री चेंज हो जाती है। अगर x की पावर 2 हो और अगर मैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दे दूं, तो आप बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? तो अगर इस चीज को रिलेट करते हैं, यहाँ पे x की डिग्री 1, तो ये स्ट्रेट लाइन का बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आपको मिला, डिफरेंस इन द वैल्यू विल बिकम एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है कॉन्सेप्चुअली, अगर मैं इस चीज को आपको बताऊं, यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट 2 है, तो होता ये है कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, आई रिपीट, difference of values will form an arithmetic progression. I repeat, difference of values forms an arithmetic progression. अब देखो यहाँ पे हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है इस केस में। तो एक तो ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे ऑप्शन में डाल के देखूं, या तो सेकंड कॉन्सेप्ट पता है तो भाई बहुत ही आसान तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द डिफरेंस। 1 and 4 का डिफरेंस 3, 2 and 6 का 8 का डिफरेंस 6, 3 and 14 का डिफरेंस हो जाएगा 11, 4 and 22 का डिफरेंस है 18, 5 and 32 का डिफरेंस है 27, एंड 44 and 6 का डिफरेंस हो जाएगा 38, राइट? तो जो मुझे वैल्यूज मिली हैं ये हैं 3, 6, 11, 18, 27 एंड 38। आप बोलेंगे यार यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, 3, 5, 7 ऐसे वैल्यूज आगे जा रही हैं, तो स्ट्रेट लाइन तो इसलिए नहीं बना रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हमने वही निकाल दिया। This is the difference of the numbers. This is the difference of the numbers. Let's again take difference of difference. इन values के बीच में difference देखते हैं। 3 और 6 का difference is 3, 6 और 11 का difference is 5, 11 और 18 का difference is 7, 18 and 27 का difference is 9, और next difference is 11. यहाँ पे difference अगर मैं देखूँ, हर एक जगह difference common होगा दोस्त. This is common difference same. That is why I am saying if the difference of difference forms a common constant which is same, then this series will be an arithmetic progression, और इस केस में ये जो वैल्यू होगी वो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। तो अब अगर आपको मैं पूछूं बताओ यार क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस फॉर्म्स एन एपी। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप दुनिया में कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे आपको पॉलिनोमियल्स का, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं 2011 का क्वेश्चन दूं आपको, तो भी आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई गेस इस क्वेश्चन को मैंने पुराने वीडियोस में भी सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन a plus 1 by a the whole square, b plus 1 by b the whole square and c plus 1 by c the whole square. तो a, b and c आर पॉजिटिव वैल्यूज, और पूछा है कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, राइट? अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कहां से आ जाएगा आपको, राइट? सो अब ये समझो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे। a plus 1 by a, I repeat, a plus 1 by a। आपको ये देखना है कि अगर जब जब a plus 1 by a स्मॉल होगा तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू भी स्मॉल होगी, सिमिलरली फॉर b एंड सिमिलरली फॉर c। तो मुझे a plus 1 by a को स्मॉल करना है। मैं पॉजिटिव वैल्यूज ले सकता हूँ। लेट्स से इफ आई टेक 1 plus 1 by 1, दिस विल बिकम 2। इफ आई टेक 2 plus 1 by 2, दिस विल बिकम 2.5। तो 2 छोटा है या 2.5 छोटा है? बोलेंगे यार 2 छोटा है, तो आपको यही कॉमन लॉजिक दिख जाएगा कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच यू कैन कंसीडर फॉर a, b and c is 1। अब दोस्त कहीं लिखा तो नहीं है कि a, b and c शुड बी डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो क्यों सोचूं मैं c को? तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, 1 plus 1 the whole square, 1 plus 1 the whole square and 1 plus 1 the whole square. This is 2 square 4, 4 and 4 and the answer becomes 12 and the answer is 12। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। पहली बात ये, जो हम सोचते नहीं है इसको सोचना पड़ेगा आपको। और सेकंड सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बोला, जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो ऑप्शंस को अपने साथ पढ़ो, तो भी अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई जब यहाँ पर 12 लिखा ना, तभी समझ में आना चाहिए शायद ये 4, 4 और 4 वाला केस है। अब देखो 4 कैसे आएगा ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो बहुत आसान पेपर है, आई विल रिपीट, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट पेपर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीजें चेंज करनी पड़ेगी, जो पूरे प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब काट के क्वेश्चन है जो हमने अभी तक देखे हुए, आप आराम से इस पूरे वीडियो को वापस से भी देख सकते हैं। तो क्या है वो 3 चीजें? 1 is conceptual understanding of each chapter, second is your calculation speed, जहां पे आपको अपने कैलकुलेशंस पे काम करना पड़ेगा, एंड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब फॉर्मेट चेंज होता जाएगा, पैटर्न चेंज होता जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला। लेट्स फोकस ऑन दिस, लेट्स मेक अ फाउंडेशंस वेरी मच मोर स्ट्रॉन्गर। आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
If you have any issue in understanding what I have taught you now, please ping me on the given number 97696176665. We can help you out with the better understanding of whatever we have taught you here. Yes, अगर आपको कुछ और सवाल है तो आप उस comment box में भी अपने updates छोड़ सकते हैं. We can come here and take your questions here. अगर पसंद आया तो please like the video and please subscribe to the channel and hit the bell icon. And please share with your friends who are studying for the CAT exam so that all of you can get the benefit. Thank you so very much for watching this video. I think I have added some little value in your preparation till now. Thank you.